8. दादू की आवाज ऐसे हो रही थी जैसे वो पूरे कमरे में गूंज रही हो, और उस आवाज से मेरे बार बार मंत्रोच्चारण में भंग पड़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं मंत्र भूल जाऊंगा या तो मैं इन नरमुंडों की तरह ही अपने दांतों को जोर जोर से खिटखिटाऊं या फिर पीसूं। इससे पहले कि मेरे मंत्रोच्चारण भंग होते, मैं क्या देखता हूं कि सामने बैठा उसका भाई उस बोलते हुए नरमुंड को उठाकर अपने सर पर रखता है और न जाने किस तरह का मंत्रोच्चारण करने लगता है। जैसे ही वो अपने सर पर उस नरमुंड को रखता है, पास बैठे मेरी दोस्त और उसकी माँ, वो दोनों भी उस नरमुंड को अपने सर पर रख लेती हैं, ऐसे जैसे उनका ये करने का मन नहीं है पर उनसे जानबूझकर ये करवाया जा रहा है। जहां तक मेरा मानना था कि इस त्रिमुंडी साधना में मैं उस आत्मा को बाहर निकालता, पर मेरे साथ बिल्कुल विपरीत होने लगा, क्योंकि ये जो मैं देख रहा था ये बहुत अजीब था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि वो तीनों नरमुंड जो हर एक इंसान के सर पर रखे हुए थे, वो मुझे सोने के लिए कह रहे हों, या वो ये जता रहे हों कि मैं अब इस मंत्रोच्चारण को बंद कर दूं। हो ना हो शायद उसकी कोई ताकत रही होगी या कुछ ऐसा रहा होगा। मैंने भी अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और मैं सो ही गया। मुझे अच्छे से याद है कि अगले दिन जब मैं उठा हूँ, उस घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे पर वो तीनों लोग मौजूद नहीं थे। मैंने जितनी भी तैयारियां कर रखी थी उस घर में, वो सब के सब व्यर्थ थी, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहां खड़े बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और घर की चाबी कैसे मिली। एक पल के लिए तो मैं ये सोचने लगा कि घर की चाबी। मैंने उनको बोला कि मेरी दोस्त यहाँ पर रहती है और उसने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसका भाई बीमार चल रहा था तो मैं बस उसे देखने के लिए आया था। बाहर खड़े एक इंसान ने मुझसे कहा, अरे भैया यहाँ तो 1 महीने से ताला लगा हुआ है, तो आप यहाँ कर रहे क्या हैं? मैंने सोचा 1 महीने से ताला लगा हुआ है, पर मेरी दोस्त ने तो मुझे फोन किया था, उसका क्या? हाँ वो बिटिया आती जाती रहती है मगर परमानेंट रहती नहीं है। उनकी माँ और उनका भाई पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज हो गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं वहां से सीधा हॉस्पिटल गया और वहां जाकर अपनी दोस्त से मिला। मैंने उसको कहा कि हम लोग घर में थे और तुम्हारी माँ अंदर थी और ये सारी चीजें, पर वो बिल्कुल सुनकर शॉक हो गई। उसने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें फोन किया था, मैंने तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन मैं तुम्हें रिसीव करने आ नहीं पाई क्योंकि माँ की तबीयत खराब हो गई थी और भाई अलग अलग तरीके से बर्ताव कर रहा था, इसलिए मेरा भाई और माँ को मैंने हॉस्पिटल में ही रखा था और मैं उनके साथ ही थी। मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरीके से एक रश हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। घर में जितनी भी चीजें हुई मैंने अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि हाँ माँ तो बुरी तरीके से जली हुई है, वो एडमिट है और मेरे भाई का पैर भी टूटा हुआ है, वो कोमा से बाहर नहीं आया पर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि उसका पैर टूट रहा है, पता नहीं कैसे। मैंने अपनी दोस्त को बोला कि तुम अपना चेहरा ऊपर करो और मुझे तुम्हारे गले पर वो निशान देखना है। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने अपना गला ऊपर करा, उसके गले पर कुछ निशान बने हुए थे। मैंने पूछा कि कैसे, तो वो बताती है कि जब उसका माँ और भाई दोनों बीमार होकर हॉस्पिटल आए थे तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, पर वो कर नहीं पाई क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स इस केस को लेने से राजी हो गए। मुझे लगा कि हो ना हो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई डॉक्टर ही दे सकता है। मैंने उससे पूछा कि आखिर किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया है, मुझे उससे मिलना है। वो मुझे सीधा डॉक्टर की केबिन में ले गई और वहां जाकर मैंने डॉक्टर से ये सवाल किया कि आखिरकार इन दोनों को ऐसा क्या हो रखा है। सबसे पहले मुझे उस भाई की सिचुएशन बताइए कि आखिर उसके भाई को क्या हुआ है और वो सोते सोते उसके शरीर पर आखिरकार निशान बन कैसे रहे हैं, और उनकी माँ वो तो जल कर आई है, उन्हें क्या दिक्कत है? देखिए इनकी जो मदर है उनको तो सीवियर बर्न हुआ है, और रही बात इनके भाई की तो वो पिछले कई टाइम से शॉर्ट कोमा में है। मेडिकल टर्म ये कहती है कोई भी इंसान को जब कोई फिजिकल ट्रॉमा होता है तो वो उसके ब्रेन पर अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। शायद इनके ब्रेन पर उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया है, इस वजह से कभी कभी ये होश में आता है और कभी कभी ये बेहोश हो जाता है। और रही बात उसके पैर के टूटने की, तो ये शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, पर वी आर फिगरिंग इट आउट। डॉक्टर्स के इन वर्ड्स को सुन के मेरा दिमाग अपनी जगह से पूरी तरीके से हिल चुका था। मुझे लग रहा था कि या तो मेरी साधनाएं विफल हैं जो मैंने करी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो मेरे सोच और समझ के परे है। मैं वापस से अपनी दोस्त के साथ उस घर में जाता हूँ। मैंने सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया, पर वहां पर किसी तरीके का तांत्रिक प्रोसीजर नहीं था और उस बच्चे के कमरे के अंदर भी कोई भगवान की मूर्तियां नहीं थी। तो क्या मैं जो ये सब देख रहा था ये मुझे दिखाया जा रहा था, इस वजह से हो रहा था, या कोई एक ऐसा सपना जो मैं खुली आंख से देख रहा हूँ? क्योंकि ये सच्चाई तो नहीं थी। उसका भाई आज भी वैसा ही है, उसकी माँ को अभी भी शायद होश नहीं आया है। मेरी दोस्त
बहुत परेशान रहती है, पर उसका आज तक कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि मैंने भी कई बार इस चीज की कोशिश करी पर कोई भी नतीजे सामने आए नहीं। उसका पैर क्यों टूट रहा था, वो बीच बीच में उठ क्यों रहा था, मेडिकल टर्म्स अलग कहती हैं, लेकिन अगर मैं तंत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो भी ये मेरे समझ के बिल्कुल पार था। मैं आज भी ये सोचता रहता हूँ कि मुझे जो दिखा था वो कोई हकीकत थी या महज एक मेरे दिमाग की मनगढ़ंत कल्पना। और इसके बाद मैं आगे और नए केसेस को सॉल्व करने के लिए चलता रहा। इस तरह के और किस्सों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में।